हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज जो हम लोग करेंगे वो होगा एक रिवीजन असाइनमेंट सीरीज ऑफ कोनिक सेक्शन। और ये जो जेई एडवांस 2023 देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ना। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक क्विक रिवीजन किया था ऑफ कोनिक सेक्शन, दैट इज एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल का। तो उसी पे बेस्ड, पूरे कोनिक सेक्शन पे बेस्ड अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे सो दैट जो हमने थियोरी पढ़ी थी उसका एप्लीकेशन किस तरीके से करना है वो इन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सिंगल ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। सिंगल ऑप्शन करेक्ट से शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग ग्रेजुअली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट। फिर हम लोग पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सिंगल आंसर करेक्ट चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला सवाल इसमें यह है कि अ पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एट अल्फा कॉमा जीरो एंड बीटा कॉमा जीरो बोथ टू द राइट ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो इसका हम लोग एक बार एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं सो दैट हमें क्लैरिटी हो जाए कि ये सिचुएशन कुछ किस तरीके से है। तो सपोज ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस तरह का कुछ पैराबोला दिया हुआ है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को दोनों राइट हैंड साइड में ओरिजिन के अल्फा कॉमा जीरो और बीटा कॉमा जीरो पे कट करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट से होता हुआ एक सर्कल ड्रॉ किया। तो इन दोनों पॉइंट से होता हुआ ऐसे इनफाइनाइट सर्कल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक कोई भी ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, जो इन दोनों पॉइंट से क्या होता हो, पास होता हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमसे पूछा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम ऑरिजिन टू द सर्कल इज, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को अल्फा और बीटा पे कट कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो इक्वेशन बनेगा हमारा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसके रूट्स हो जाएंगे हमारे पास अल्फा और बीटा, ठीक है। यानी कहने का मतलब यहाँ से सम ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लियर है। अब अगर हमें ओरिजिन से इस पे लेंथ ऑफ टैंजेंट निकालना है तो इस सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपको याद हो तो हम इस सर्कल का इक्वेशन लिखते थे एक्स माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स माइनस बीटा एंड प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस जीरो, तो ये वाई स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स इस लाइन का इक्वेशन। तो ये लाइन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू जीरो, है ना, प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो। ये इस फैमिली ऑफ सर्कल्स, मतलब ऐसे कोई भी सर्कल्स जो अल्फा कॉमा बीटा से पास करते हों, उसका इक्वेशन ये होगा। और लेंथ ऑफ टैंजेंट हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये हो जाता है रूट अंडर S1। और टैंजेंट हम कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ऑरिजिन से। तो यानी हमें क्या करना है कि इस इक्वेशन ऑफ सर्कल में x के बदले में जीरो और y के बदले में जीरो डाल देना है। तो x इज इक्वल टू जीरो अगर यहाँ पे डालेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा, y इज इक्वल टू जीरो डाला तो ये जीरो और ये जीरो, यानी सीधे सीधे हमारा रूट अंडर S1 जो आएगा रूट ओवर ऑफ अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि वो है सी बाई ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट ओवर सी बाई ए, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट 3 पॉइंट्स ऑन पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हैव द प्रॉपर्टी दैट देयर नॉर्मल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट a कॉमा b, तो सम ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट्स इज, ठीक है। पैराबोला हमें क्या दिया हुआ है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो पैराबोला दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के फॉर्म में लिखते हैं तो 4a के बदले में हमारे पास 1/4 है और y। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिया हुआ है। इस पे कोई भी जनरल पॉइंट अगर हमें लिखना हो या पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना हो तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमारा 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता था।
यहां पे हमारे पास 280 कॉमा 80 स्क्वायर होगा। तो 2a की वैल्यू 1/4 है, तो ये बन जाएगा t/2 कॉमा 80 स्क्वायर दैट इज t²/4। ठीक है, आप देखिएगा तो ये पॉइंट यहां पे इसको सेटिस्फाई करेगा। टी एक्स के बदले में t/2 डालिए तो LHS आपका क्या हो गया, t²/4। y के बदले में t²/4 डालिए तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, कोई भी इस पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या करना है, इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, जब हमारा पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax होता था, तो इस पे जो नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिखते थे, है ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में, वो होता था y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। वहीं अगर पैराबोला हमारा x² इज इक्वल टू 4ay अगर हो जाए, तो यानी यहाँ पे x और y के खाली पोजीशन इंटरचेंज हो गए हैं, तो यहाँ नॉर्मल के भी इक्वेशन में x और y का क्या हो जाएगा, पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस टी वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। तो ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। यानी इस पैराबोला के लिए हमारे नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस टी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस 80। तो a की वैल्यू 1/4 है, तो ये कितना हो गया, t/2 एंड प्लस 80 क्यूब दैट इज t³/4। ठीक है, अब ये नॉर्मल कहां से पास करता है, a, b से। तो a, b इसको सेटिस्फाई करेगा, रख देते हैं a, b, है ना। तो यहां से अगर हम रखेंगे तो a प्लस बी टी इज इक्वल टू t/2 एन प्लस t³/4। ठीक है क्या, आप चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 4bt इज इक्वल टू 2t एन प्लस t³। अब यहां से देखिएगा तो ये t में एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, t³ सबको RHS में ले जाते हैं, तो प्लस 2t कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1 माइनस 2b, है ना, और माइनस 4a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। t³, यहाँ से 2t इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 2b और माइनस 4a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्लियरली आपको 3 रूट्स दिखेंगे इसके, t1, t2 और t3, है ना। ये 3 रूट्स दिखेंगे और इन्हीं 3 रूट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास वो 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो पैराबोला पे मेंशन किए हुए हैं। सपोज दैट 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला हैव अ प्रॉपर्टी दैट देयर नॉर्मल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट a, b। तो क्लियरली यहां से जो 3 रूट्स मिल रहे हैं आपको, t1, t2, t3, इसके करस्पॉन्डिंग पैराबोला पे आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और उन्हीं 3 पॉइंट्स से जो नॉर्मल ड्रॉ किया है आपने, वो a, b से अगर पास करता है तो ये कंडीशन हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा था कि सम ऑफ देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हमें सम ऑफ देयर एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी समेशन ऑफ xi यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, तो यहाँ से, या फिर हम x1 प्लस x2 प्लस x3 लिख देते हैं सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है x1 प्लस x2 प्लस x3, है ना। और x1 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, t1/2, x2 के करस्पॉन्डिंग t2/2, x3 के करस्पॉन्डिंग t3/2, यानी ये हाफ ऑफ बन जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3, है ना। यानी ये t1 प्लस t2 प्लस t3 और कुछ नहीं बल्कि इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है। तो यहां पे देखिए इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स तो 0 होगा, क्योंकि t² का कोएफिशिएंट है ही नहीं, 0 है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया 0। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मल का जब हम पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं तो वो पैरामीटर के फॉर्म में वो क्यूबिक इक्वेशन होता है। तो अगर कोई भी नॉर्मल आप लेते हो और वो किसी फिक्स पॉइंट से पास करता है ना, तो इसका पहले हम थोड़ा सा कंक्लूजन समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस तो हमने देख लिया कि आंसर कैसे आया, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा x² इज इक्वल टू y एक पैराबोला था, ठीक है। अब यहाँ से हमने किसी भी पैरामीट्रिक पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है। और अगर ये नॉर्मल मान लीजिए किसी पॉइंट a, b से पास करता है,
तो बात आती है कि क्या ये इकलौता नॉर्मल होगा जो a कॉमा बी से पास करेगा? नहीं, क्योंकि a कॉमा बी से पास करवाने का जो कंडीशन हमने डाला उसमें t में क्या आ गया? क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल हो सकते हैं? क्यूबिक इक्वेशन के 3 पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट से एक पैराबोला पे हम मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि a कॉमा बी से, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि a कॉमा बी से इस पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। और वो जो तीनों नॉर्मल्स पैराबोला को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट का सम पूछा गया था। समझ में आई बात? तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिए जब भी आप पैराबोला में नॉर्मल के सवाल कर रहे हो तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। लाइन है आपके पास √3x माइनस वाई माइनस 4√3t इज इक्वल टू 0 एंड ये एक और लाइन दिया हुआ है वेयर t इज अ पैरामीटर। अब ये है हाइपरबोला हुज एसेंट्रिसिटी। तो सबसे पहले तो हमें अब उस हाइपरबोला का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए पैरामीटर क्या है हमारे पास? पैरामीटर है t। तो लोकस निकालने के लिए हमें पैरामीटर को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ था √3x माइनस वाई, और इसको मैं राइट हैंड साइड अगर लेते जाऊं तो ये बन गया हमारा 4√3t, ठीक है। और यहां से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? √3x माइनस वाई अपॉन 4√3, ठीक है क्या। अब दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो दूसरे इक्वेशन में इन दोनों में से अगर हम t कॉमन ले लें तो इक्वेशन लिखा हुआ है √3x प्लस वाई एन माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस t की वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये बन जाएगा √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई, और इसके नीचे 4/√3 था तो 4 इंटू √3 एन माइनस, और इज इक्वल टू 4 इंटू √3 लिख सकते हैं। इस 4 इंटू √3 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्लियरली इक्वेशन जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 48, है ना। इस 48 को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए ताकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाए हाइपरबोला का। तो हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखेगा वो दिख जाएगा x स्क्वेयर अपॉन 16 एंड माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 48 इज इक्वल टू 1। यहां से हमें निकालना था एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला का क्या होता है? √1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, है ना। यानी √1 प्लस बी स्क्वेयर कितना था? 48, और ए स्क्वेयर कितना था? 16, ठीक है। तो क्लियरली ये बन गया आपका 1 प्लस 3 दैट इज √4, और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो यानी यहां से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? बी। ये सब आसान से सवाल हैं, इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं कि द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स मीट्स द एक्स एक्सिस एट Q, ठीक है। इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ देन द लोकस ऑफ M इंटरसेक्ट्स द लेटेस्ट रेक्टम। काफी लंबा सवाल है, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में ऐसे लेंदी क्वेश्चंस, लेंदी इन द टर्म्स सॉल्यूशन के टर्म्स में नहीं, पढ़ने के टर्म्स में, अगर ऐसे लेंदी सवाल आए तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि छोटे छोटे भाग में उसको पढ़िए और उसको उसके करस्पॉन्डिंग एक डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला अगर हम एलिप्स देखें, ठीक है, तो यहां से एलिप्स हमें क्लियरली दिख रहा है कि यह है x स्क्वेयर अपॉन 16 एंड प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स है, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं हम। आइए, तो ये हमारा एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा। मेजर एक्सिस 4 यूनिट है और माइनर एक्सिस 2 यूनिट है, तो ये एलिप्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है।
अब हमने क्या किया कि इसके किसी भी पॉइंट से, ठीक है, नॉर्मल एट अ पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी से इस एलिप्स पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है जो एक्स एक्सिस को क्यू पे कट करता है, ठीक है। तो ये अगर हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट पी है, ठीक है, इस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को ये क्यू पे कट करता है, ठीक है। इफ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू, तो ये मिड पॉइंट जो है हमारा वो एम है। तो हमें सबसे पहले तो निकालना है लोकस ऑफ एम, ठीक है। तो इस एलिप्स पे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, 4 cos थीटा, 2 sin थीटा, है ना। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाता है एलिप्स पे, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाता है a स्क्वायर एक्स बाई x1, है ना, माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। x1 के बदले में हम 4 cos थीटा और a स्क्वायर के बदले में 16 डाल देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 4x sec थीटा माइनस 2y cosec थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 12। ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। तो Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करें, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें इसमें, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 12/4 sec थीटा यानी 3 cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई करता है। अब हमें लोकस किसका निकालना है, m का। तो चलिए m को अगर हम h, k मान लें, ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई 2, तो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया, 7 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 2h/7, ठीक है। सिमिलरली k हमारा हो जाएगा सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो सिंपल साइन थीटा ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकस, ठीक है। तो थीटा एलिमिनेट करने के लिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। तो आइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कर दिया हमने, तो ये बन जाएगा 2h/7 होल स्क्वायर्ड प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर जो लोकस आ गया हमारा वो आ गया, अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 49/4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये एलिप्स का इक्वेशन हो गया, ठीक है, जो लोकस ऑफ m आया था। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि लोकस ऑफ m इंटरसेक्ट्स द लेटस रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स, ठीक है। तो लेटस रेक्टम इसके लेटस रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, तो हमें पता है लेटस रेक्टम x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होता है ना। यानी कहने का मतलब प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 4, और एसेंट्रिसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं हम। एसेंट्रिसिटी क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4 दैट इज √3/4 यानी √3/2, ठीक है। तो दिस इंटू √3/2 यानी हमारा लेटेस्ट रेक्टम जो आ गया वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√3 आ गया, है ना। तो क्लियरली x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, ठीक है, x कोऑर्डिनेट तो हमारा फिक्स हो गया प्लस माइनस 2√3, यानी हमारा c या d में से कोई एक आंसर होगा। y कोऑर्डिनेट अब हमें निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, अब तो x कोऑर्डिनेट हमें पता ही है, ये इसमें पुट कर देते हैं। तो यानी यहाँ से 2√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12, है ना। 12/49/4, तो इसको मैं लिख लेता हूँ इंटू 4/49 एंड प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये 48/49 हो गया। तो यानी यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/49 हो जाएगी, यानी कहने का मतलब कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/7। तो x कोऑर्डिनेट तो पता ही था हमें, x कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 2√3,
y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा ±1/7, यानी यहां से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो लेंदी था पढ़ने में, लेकिन अगर हमने इसका पीस वाइज इंफॉर्मेशन को सही से यूज किया तो हमारा आंसर बहुत आसानी से निकल गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला विथ वर्टेक्स एट पॉइंट ए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो ये हाइपरबोला दिया हुआ है इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ इक्वेशन दिख रहा है आपको x² -2√2x, इसको साथ में ले लेते हैं। तो x² -2√2x, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा और 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है माइनस, इस y² में से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, y² माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया, तो +2√2y, है ना। और इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें +2 ऐड करना पड़ेगा, -2 ऐड कर दिया, है ना। और -6 = 0, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका x -√2² और -2 बाहर आ गया। यहाँ से आपके पास -2 y +√2² है ना, और +4 बाहर आएगा। इधर से -2 बाहर आया था, इधर से +4 बाहर आया, तो इफेक्टिवली हमारे पास +2 बाहर आया और -6 था, तो ये बन जाएगा कितना, -4 = 0 या फिर =4। अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम लिखें, है ना, तो हाइपरबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x -√2² माइनस y +√2² अपॉन 2 = 1, ठीक है। तो ये हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जिसका वर्टेक्स है 2, √3। तो ये ओरिजिन नहीं है, ठीक है। मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा कुछ हाइपरबोला इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जहां वर्टेक्स हमारा क्या है, √2, -√2। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, √2, -√2, ये याद रखिएगा। ये लाइन है हमारा y = -√2 और ये लाइन है हमारा x = √2, ठीक है। एक्सेस हो गया दोनों, ऑलराइट। अब हमसे पूछा गया है कि इफ C इज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला नियरेस्ट टू पॉइंट ए, और पॉइंट ए क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स हमारा, मान लीजिए ये वाला ब्रांच हम लेते हैं और ये पॉइंट ए है हमारा, ठीक है। और C इज द नियरेस्ट फोकस, तो ये हमारा C हो गया। लेट B बी वन एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा B हो गया, है ना। ये फोकस C था और ये B हो गया। अब हमें दिया हुआ है देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये तो बड़ा आसान सा हो गया, यानी इसके पोजीशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। वर्टेक्स का पोजीशन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा, तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, सिंस लेटेस्ट रेक्टम का टोटल लेंथ कितना होता है, 2b²/a, तो ये डिस्टेंस तो हमारे पास b²/a है ना। ये वर्टेक्स हमारा क्या होता है, वर्टेक्स हमारा a, 0 होता है और यहां से फोकस का डिस्टेंस हो जाता है AE, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये वाला जो डिस्टेंस आप देखोगे, ये वाला डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AE - A। तो ये तो सिंपली आपका परपेंडिकुलर का लेंथ पता हो गया, बेस का लेंथ पता हो गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, वो क्या हो जाएगा, हाफ बेस, बेस कितना था, AE - A, और इनटू हाइट, हाइट कितना था, b²/a, ठीक है क्या। हमारे पास a की वैल्यू पता है, a इज 2, b इज √2। एसेंट्रिसिटी हमें चाहिए होगी, तो एसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा, √1 + b²/a², ठीक है। तो b²/a² हमारा 1/2 हो गया, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी √3/2,
√3/2, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये a और a तो कटता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ e-1 टाइम्स बी स्क्वायर। नहीं, तो फाइनली अब ये सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये कितना बन जाएगा, हाफ e-1 दैट इज √3/2 -1 इंटू बी स्क्वायर कितना हो गया 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डेल्टा कितना हो जाएगा, √3/2 -1, ठीक है। तो यानी यहां से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। वेरी सिंपल। अगला सवाल देखते हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। तो देखिए, और यहाँ पे अगर हम इन दोनों कर्व्स को एक बार ड्रॉ करने की कोशिश करें, है ना, तो हमारे पास एक कर्व है y स्क्वेयर इज इक्वल टू x माइनस 1 और दूसरा कर्व है x स्क्वेयर इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। तो एक बार दोनों ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला कर्व हमारा कुछ इस तरीके से होगा, है ना। थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये वाला, ये पैराबोला होगा और दूसरा कर्व हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये दोनों पैराबोला हमें दिए हुए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, है ना। इन दोनों के बीच का क्या पूछा जा रहा है, मिनिमम डिस्टेंस। देखिए, मिनिमम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर किसी भी दो कर्व के बीच में, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो ये हमेशा याद रखिए कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। सो मिनिमम डिस्टेंस between two curves is always along common normal, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अब कॉमन नॉर्मल निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो तरीका ये है कि आप क्या करिए कि फर्स्ट कर्व, पहला कर्व जो आपको दिया हुआ है उस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख लीजिए। तो इसको मैं मान लीजिए पैराबोला 1 बोलता हूँ और इसको मैं पैराबोला 2 बोलता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल टू पैराबोला 1 क्या हो जाएगा, अगर हम स्लोप फॉर्म में ही लिखते हैं तो स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू mx। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो x के बदले में x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू m x माइनस 1 माइनस 2am। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/4, तो 2 इंटू 1/4m माइनस am क्यूब, तो माइनस 1/4m क्यूब, ठीक है। ये इक्वेशन नॉर्मल का हो जाएगा फर्स्ट पैराबोला के लिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये इक्वेशन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx माइनस, यहाँ पे आप देखिए तो 1/2m और यहाँ से माइनस m, तो माइनस 3m/2 लिख सकते हैं ना, एंड माइनस m³/4, ठीक है। फिर नॉर्मल टू कर्व 2, नॉर्मल टू पैराबोला 2 उसी तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका पैराबोला, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होता है तो स्लोप फॉर्म में इस पे जो नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, आपको याद है, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m², ठीक है। ये इक्वेशन बनता है। तो यहाँ से हम इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा y, अब y के बदले में y माइनस 1 लिखा हुआ है, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू mx प्लस 2a, 2 इंटू a इज 1/4 एंड प्लस a/m², तो 1/4,
4m²। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंड कर्व का नॉर्मल हो गया। इसको भी चाहें तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू mx, यहाँ से +3/2 हो गया एंड +1/4m²। ठीक है, अब अगर इन दोनों का, सिंस ये कॉमन नॉर्मल की बात हो रही है, तो दोनों में ये नॉर्मल कॉमन हो, यानी दोनों सेम लाइन को अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हमारे पास कॉमन नॉर्मल आ जाएगा। सेम लाइन को रिप्रेजेंट करने में अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां तक वाला पार्ट तो सेम है, तो अगर ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वाला पार्ट भी इनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम कर देते हैं, तो यानी यहां से आपके पास हो जाएगा फॉर कॉमन नॉर्मल। ठीक है, कॉमन नॉर्मल के लिए आपके पास कंडीशन ये हो गया कि -3m/2 एंड -m³/4 इज इक्वल टू 3/2 एंड +1/4m²। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 4m² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4m² से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका -6m³ -m⁵ इज इक्वल टू यहाँ पे 6m² एंड +1। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अगर ध्यान से इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने तो ये 5th डिग्री का एक इक्वेशन बनेगा m में m⁵। ठीक है, एंड +6m³ +6m² एंड +1 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्लियरली m इज इक्वल टू -1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, m इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप चाहें तो इसको प्रॉपरली फैक्टराइज कर सकते हैं, m+1 का फैक्टर कॉमन निकाल के और बाकी सारे टर्म आप सेम रख सकते हैं। वहाँ से देखिएगा तो दूसरा वाला जो टर्म आएगा उसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो आपके पास जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होगी वो m इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। तो m इज इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डिंग हमारे पास दोनों नॉर्मल क्या हो गए, कॉमन हो गए, यानी जो नॉर्मल का इक्वेशन आपका हो गया। ठीक है, जो कॉमन नॉर्मल है, अब ये क्या हो गया आपका अब कॉमन नॉर्मल। तो कॉमन नॉर्मल के लिए m इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू -x, और यहाँ से आपका बन गया +3/2 एंड +1/4। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नॉर्मल का इक्वेशन क्या बन गया, y + x, या फिर x + y लिख लेते हैं, है ना। x + y इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 7/4। अब ये तो हमारे नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब अगर आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियसली ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अब इसका दो तरीका है, एक तो अगर आपको स्लोप पता है, इनफैक्ट क्या ये नॉर्मल की इक्वेशन निकालने की ज़रूरत थी, नहीं, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे अगर आपको स्लोप पता है, क्योंकि स्लोप के फॉर्म में आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होता है कि अगर पैराबोला आपका y² इज इक्वल टू 4ax है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पैराबोला आपका y² इज इक्वल टू 4ax है तो स्लोप के फॉर्म में आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो जाता है am² -2am, है ना, ये y² इज इक्वल टू 4ax के करस्पॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा तो y² इज इक्वल टू 4ax -1 के फॉर्म में है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 + am², a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4m² दैट इज 1। ठीक है, और -2am तो 2 इंटू 1/4 और इंटू -1 तो 1 ही हो जाएगा। तो यानी इफेक्टिवली देखिए तो ये जो कोऑर्डिनेट आपका आएगा ना, ये आ जाएगा 5/4, 1/2। ठीक है क्या, तो यहाँ पे नॉर्मल की अगर इक्वेशन नहीं भी निकालें तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमें पता होता है कि स्लोप फॉर्म में जो हमारे पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, अगर m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो
तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है हमारे पास am स्क्वायर माइनस 2am, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं, बस दोनों के पोजीशन को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, क्योंकि इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि x और y का बस पोजीशन ही इंटरचेंज है। तो ये कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा सीधे सीधे 1/2, 5/4, ठीक है। दोनों पॉइंट्स निकल गए तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5/4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3/4 होल स्क्वायर, है ना, एंड प्लस 3/4 होल स्क्वायर, है ना। तो 3/4 को बाहर निकाल लीजिए तो क्लियरली आपका 3/4√2 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो यानी यहाँ से सिर्फ अगर हम ऑप्शन कंपेयर करें तो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन क्या ये सबसे इंटेलिजेंट वे था इस सवाल को करने का? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो आइए हम एक और तरीका देखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 में हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास पहला पैराबोला जो दिया हुआ है वो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 दिया हुआ है, और दूसरा पैराबोला जो दिया हुआ है वो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो पहले पैराबोला में y और x के पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें दूसरा पैराबोला मिल जाएगा, और दूसरे पैराबोला में x और y के पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें पहला पैराबोला मिल जाएगा। यानी ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो दोनों पैराबोला हैं ये सिमेट्रिक हैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन के। ये दोनों पैराबोला किस लाइन के सिमेट्रिक हैं? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के। तो ये जो y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन है ना, इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो जो टैंजेंट होना चाहिए, जो इनफैक्ट कॉमन नॉर्मल जो आएगा, है ना, उस पॉइंट पे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टैंजेंट का स्लोप आपका क्या हो जाना चाहिए, ये टैंजेंट इस लाइन के पैरेलल हो जाना चाहिए, है ना। यानी यहां पे टैंजेंट का स्लोप 1 हो जाना चाहिए और यहां पे भी टैंजेंट का स्लोप क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि जो dy/dx हम निकाल रहे हैं, तो यहां से अगर हम dy/dx निकालें तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 1 आएगा, है ना। और स्लोप की वैल्यू dy/dx किसको रिप्रेजेंट करता है, टैंजेंट के स्लोप की वैल्यू। तो ये वैल्यू 1 है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2। यानी जो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 वाला जो पैराबोला है, इसमें जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। तो y कोऑर्डिनेट अगर 1/2 हो गया तो y इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे डाल दीजिए तो x कोऑर्डिनेट 5/4 हो जाएगा। बहुत सीधे सीधे ये वैल्यूज निकल गई। सिमिलरली यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए तो ये 2x इज इक्वल टू dy/dx होगा, और dy/dx की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है। तो यानी यहाँ से x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1/2। और वैसे भी हम जानते हैं कि ये y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस पे अगर 5/4 1/2 पॉइंट लाई करता है तो इस पे 1/2 5/4 पॉइंट ही लाई करेगा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होने की वजह से। तो दोनों पॉइंट्स तो बड़े आसानी से मिल गए आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फिर आसानी से निकाल सकते हैं 3/4 होल स्क्वायर प्लस 3/4 होल स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में एक्चुअली जो हमें कॉमन नॉर्मल निकालने की नौबत आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया कि ये दोनों पैराबोलाज क्या हैं, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर इस तरह के ऑब्जर्वेशन अगर आप एग्जामिनेशन में कर लेते हो तो कई बार आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, आप बहुत सारा एफर्ट अपना बचा सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। ऑलराइट, अगला सवाल फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन है TP and TQ are tangents to the parabola at P and Q. If the chord passes through a fixed point minus a comma b, then the locus of T is. तो एक पैराबोला बना लेते हैं हम सबसे पहले, है ना। लेट्स ड्रॉ द पैराबोला। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा पैराबोला हो गया। ठीक है, दिस इज द पैराबोला वी हैव। अब ये हमें दिया हुआ है कि दो टैंजेंट हैं इस पैराबोला पे,
TP और TQ, और दिया हुआ है कॉर्ड PQ पासेस थ्रू फिक्स्ड पॉइंट -a, b। तो लेट अस से ये कॉर्ड PQ है हमारा, ठीक है, और ये कहीं किसी पॉइंट -a, b से पास करता है, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है, रैंडम। और हमारे पास इन दोनों पे टैंजेंट का इंटरसेक्शन हमें दिया हुआ है, ये T पे है, तो ये हो गया मान लीजिए P और ये हो गया Q। तो TP एंड TQ आर टैंजेंट्स, और ये जो PQ है वो -a, b से पास करता है। अब यहां से देखिए तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है T का लोकस, ठीक है, T का लोकस। तो मान लेते हैं T है हमारा H, K, ठीक है क्या। तो PQ जो होगा ये इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो हो गया। PQ इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर T, है ना। तो PQ का इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? PQ का इक्वेशन हो जाएगा T इज इक्वल टू 0, है ना। T इज इक्वल टू 0 यानी हमारे पास इक्वेशन हो गया y इंटू के इज इक्वल टू 2a x प्लस एच, है ना। और ये जो कॉर्ड PQ है ये कहां से पास करता है? a, b से। तो पुट कर देते हैं, पासेस थ्रू a, -a, b, है ना। तो ये पुट कर दीजिए, x के बदले में -a और b के y के बदले में k। तो ये इक्वेशन बड़ा सिंपल सा बन जाएगा, ठीक है, -a प्लस एच। अब देखिए इसमें सारे जो कांस्टेंट्स आपको दिखेंगे वो नोन कांस्टेंट्स हैं। तो यानी हो गया यही h और k में हमारे पास रिलेशन आ गया, तो यही लोकस हो जाएगा। देयरफॉर हमारे पास लोकस क्या बन गया? बस k को y से रिप्लेस कर दीजिए, तो by इज इक्वल टू 2a x माइनस a, ठीक है। सो दिस विल बी आर लोकस। तो देखिए कौन सा है हमारे पास, by इज इक्वल टू 2a x माइनस a। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल। अगला सवाल देखते हैं। द एक्सिस ऑफ अ पैराबोला इज अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन। तो मतलब एक पैराबोला दिया हुआ है जिसका एक्सिस है, अगर मान लीजिए ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ठीक है, तो पैराबोला का जो एक्सिस है ना वो y इज इक्वल टू x के अलोंग है, ठीक है, और दिया हुआ डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन इज √2। तो मतलब कुछ इस तरीके का पैराबोला है ना। तो ये जो ओरिजिन से वर्टेक्स का डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ हमें? √2 दिया हुआ है, ठीक है। एंड दैट ऑफ ओरिजिन फ्रॉम फोकस, तो यहां से फोकस का जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं यहां कहीं फोकस है s, ये हमें दिया हुआ है 2√2, ठीक है। If vertex and focus both lie in first quadrant, then the equation of parabola, पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए इस तरीके का अगर कभी भी ऑब्लिक पैराबोला, इसको हम लोग ऑब्लिक पैराबोला कहते हैं, जिसमें हमारा एक्सिस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ना हो, वैसे पैराबोला को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्लिक पैराबोला। तो अगर इस तरीके का कभी ऑब्लिक पैराबोला का सीन बने तो फिर हमें प्रॉपर डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था पैराबोला के इक्वेशन को निकालने का, उसी से जाना चाहिए। और वो डेफिनेशन क्या था कि पैराबोला इज अ लोकस जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड लाइन कौन सा हो जाता है? डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स्ड पॉइंट कौन सा हो जाता है? फोकस, है ना। तो ये पॉइंट P अगर इस तरीके से घूमे सच दैट PS इज इक्वल टू PM हो, है ना, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर, यहां से हम पैराबोला का इक्वेशन निकालेंगे, जो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ा था वहां से, ठीक है। तो अगर ओरिजिन से ये डिस्टेंस 2√2 है, ठीक है, तो क्लियरली हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ये y इज इक्वल टू एक्स वाले लाइन पे है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2,2 फोकस हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई? 2,2 फोकस हो जाएगा ना, बिल्कुल। और वर्टेक्स हमारा कितना हो जाएगा?
वर्टेक्स सिंस √2 डिस्टेंस पे है, वर्टेक्स का कितने डिस्टेंस पे है, √2 डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा 1,1 हो जाएगा वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारा 1,1 हो गया। तो यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हुआ, यानी ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये √2 आ गया, ए इज √2। ठीक है क्या? तो यानी कहने का मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो वर्टेक्स से √2 डिस्टेंस पे लाई करेगा और हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सिस अगर हमारा y इज इक्वल टू एक्स है और अगर √2 डिस्टेंस इधर से आए, तो यानी हमारा डायरेक्ट्रिक्स जो हो जाएगा वो ओरिजिन से पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर, यानी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -x या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया। सो डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड फोकस हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 2,2, है ना। तो पैराबोला का जो इक्वेशन हो गया, पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, पी एस स्क्वेयर दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एम स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन √2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 4y एंड प्लस 8 इज इक्वल टू ये 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, ये बन जाएगा। आप चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ से भी 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से -2xy को मैं इधर लेते आता हूँ, है ना, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 8x माइनस 8y प्लस 16। ठीक है, तो इसको मैं उस तरफ ले जाके 8 कॉमन, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, ये बन गया आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मैं यहीं पे इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 2, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस 2, डी ऑप्शन सही हो गया हमारा, है ना। चलिए अगला सवाल फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन है, द एलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल आर whose sides are parallel to the coordinate axis। ठीक है, another ellipse E2 passes through 0,4 circumscribes the rectangle R, then the eccentricity of ellipse E2 is। तो मतलब ऐसा है कि ये हमें एलिप्स दिया हुआ है और ये इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल आर है। तो सपोज ये हमारा रेक्टेंगल आर मैं बना लेता हूँ, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये वाला जो एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर होना चाहिए, वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ये इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर। ठीक है, और दूसरा एलिप्स है whose sides are parallel to the coordinate axis, है ना। तो मतलब ये कुछ रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना। ये अब एक दूसरा एलिप्स है, अनदर एलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 सर्कमस्क्राइब्स द रेक्टेंगल R। यानी इस बार एक और एलिप्स है, लेकिन ये क्या करता है, इस रेक्टेंगल R को सर्कमस्क्राइब करता है ना। तो ये कुछ इस तरीके का सीन है। ठीक है, और ये कहां से पास करता है, 0,4 से, यानी ये पॉइंट आपका क्या है,
तो ये पॉइंट आपका 0,4 है, ठीक है। ऑल राइट, क्लियरली ये जो एलिप्स हम देख रहे हैं इसका मेजर एक्सिस यानी ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपका 3 होगा, यानी ये पॉइंट आपका 3,0 है ना, और ये पॉइंट आपका 0,2 होगा। तो क्लियरली ये वाला जो पॉइंट हुआ ये कितना हो जाएगा, 3,2। और ये भी एलिप्स हमें दिख रहा है कि इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी है इसके जो एक्सिस हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग है, तो इसका इक्वेशन जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि इसका सेंटर भी क्या है आपका 0,0 है। अब एक तो कंडीशन दिया हुआ है कि ये एलिप्स 0,4 से पास करता है, तो अगर 0,4 से पास करता है तो 0,4 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते हैं। तो ये तो हो गया 0 और प्लस ये 16 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यानी यहाँ से क्लियरली बी स्क्वायर की तो वैल्यू आपको मिल गई 16, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें यह भी पता है कि ये एलिप्स जो है वो 3,2 से भी पास करता है ना। तो 3,2 से पास करेगा तो ये 9 अपॉन ए स्क्वायर एंड प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी हम 16 निकाल चुके हैं इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ से 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/4 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 4 अपॉन 3 दैट इज 12, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो एलिप्स हो गया वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 12 एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारा एलिप्स हो गया। हमें क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। तो एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, √1 माइनस, अब यहां पे देखिए बी माइनर एक्सिस हमारा कौन सा हो गया, जो छोटी वाली वैल्यू होती है, तो यहाँ पे 12 और अपॉन 16, ठीक है। यानी ये बन जाएगा √1 माइनस 3 अपॉन 4, यानी वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, ठीक है। तो ये एसेंट्रिसिटी हो गई। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन है द लोकस ऑफ ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, ठीक है। ये जेई का सवाल है, जेई में ही पूछा हुआ है। तो आपके पास लाइन दिया हुआ है, तो ये लाइन को मैं क्या करता हूँ, प्रॉपर तरीके से अगर लिख लूँ, तो चलिए ये लिखा हुआ है 1 + p टाइम्स x माइनस p टाइम्स y, एंड इसको मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ p इंटू 1 + p, और माइनस p इंटू 1 + p से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x अपॉन p, या फिर x अपॉन माइनस p, है ना, x अपॉन माइनस p प्लस y अपॉन 1 + p इज इक्वल टू 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन सिमिलरली हमारे पास q के फॉर्म में आ जाएगा, तो x अपॉन माइनस q प्लस y अपॉन 1 + q इज इक्वल टू 1। तो ये दो लाइन दिए हुए हैं, ठीक है। और ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हमें चाहिए, ये लाइन पहला एक साइड इस लाइन से रिप्रेजेंट होना चाहिए, दूसरा साइड इस लाइन से रिप्रेजेंट होना चाहिए, और तीसरा साइड हमारा एक्स एक्सिस होना चाहिए। तो अगर इसका हम एक रफ डायग्राम बनाएं कि ये किस तरीके से दिख रहा होगा, और मान लेते हैं P और Q पॉजिटिव, आप जनरलाइज करके विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट यानी x इंटरसेप्ट हमारा -p है और y इंटरसेप्ट 1 + p है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से रहा होगा, है ना। तो ये पॉइंट है हमारे पास -p, 0, और ये पॉइंट है हमारे पास 0, 1 + p। क्लियर। दूसरा लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना।
तो ये हमारा लाइन हो जाएगा माइनस, ये पॉइंट हो गया माइनस क्यू कॉमा 0, और ये हमारे पास बन जाएगा 0 कॉमा 1 प्लस क्यू। ठीक है, तो लेट अस से ये पॉइंट हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। हमें क्या चाहिए? ऑर्थो सेंटर का लोकस चाहिए। तो ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर होता क्या है? ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो अगर C से हम एल्टीट्यूड, एक साइड हमारे पास ये है, तो C से अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का एल्टीट्यूड होगा, है ना। और अगर हम A से एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, है ना। और अगर A से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, सपोज यहाँ पे ये हमारा ऑर्थो सेंटर बन गया, उसको मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज द ऑर्थो सेंटर दैट वी हैव। अब अगर ध्यान से देखिए तो सबसे पहले तो हमें इस C का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, यानी इन दोनों को सॉल्व करके हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम C का कोऑर्डिनेट ना निकालें, हम इस लाइन पे यहां से हम परपेंडिकुलर निकाल लें, है ना। तो आप कोई भी दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लीजिए और वहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, इस लाइन का स्लोप, यानी ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन है सेकेंड वाला, इसका स्लोप क्या हो गया? 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू, 1 प्लस क्यू अपॉन क्यू। ठीक है क्या? इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 1 प्लस पी अपॉन क्यू, 1 प्लस पी अपॉन पी, है ना। ये पॉइंट्स हमें पता ही है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड 1, ठीक है, एल्टीट्यूड 1 हमारा क्या हो जाएगा? ए से पास होता हुआ इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा x प्लस क्यू वाई माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू, इसके परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसका स्लोप था 1 प्लस पी अपॉन पी, तो इसका परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस पी अपॉन 1 प्लस पी, है ना, और टाइम्स x प्लस क्यू। ठीक है, एल्टीट्यूड 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो गया y माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस क्यू, ठीक है क्या, और x प्लस पी। तो ये दोनों एल्टीट्यूड आ गए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये y कट ही गया यहाँ से, तो 0 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा x के कोएफिशिएंट, x को हम अलग कर लें तो ये बन जाएगा q अपॉन 1 प्लस क्यू माइनस p अपॉन 1 प्लस p। ठीक है, और प्लस पी क्यू 1 अपॉन 1 प्लस क्यू, है ना, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस पी। ठीक है, तो यहां से अगर हमने देखा, इसको हम इस तरफ लेते आए तो x का कोएफिशिएंट बन जाएगा हमारे पास ये q इंटू पी क्यू, p इंटू पी क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा q माइनस पी, तो p माइनस क्यू इसको इस तरफ लाया है हमने, तो p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू, ये आ गया, और इज इक्वल टू बना हमारे पास पी क्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू। ठीक है क्या, ये पूरा टर्म हो गया कैंसिल, तो क्लियरली यहाँ से x का कोऑर्डिनेट आ गया, x इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, इस x के कोऑर्डिनेट को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, है ना, तो फ्रॉम 1 ही लिख लेते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं, तो फ्रॉम 1
हमारे पास y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस p अपॉन 1 प्लस पी, x के बदले में पी क्यू एन प्लस क्यू। आप q कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा माइनस पी क्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस पी बनेगा, न्यूमरेटर में भी 1 प्लस पी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू माइनस पी क्यू हो गया। तो x की वैल्यू आई थी पी क्यू और y की वैल्यू आ गई माइनस पी क्यू। तो क्लियरली हम यहाँ से देख रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 विच इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यानी यहाँ से हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स अपॉन ऑल सच कॉर्ड्स ऑफ अ पैराबोला विथ सबटेंड राइट एंगल एट द वर्टेक्स। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि अगर कोई कॉर्ड, ठीक है, वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई कॉर्ड है, ठीक है, इसका एंड पॉइंट मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट t1 और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर t2 लेता हूँ और ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है, तो क्लियरली इस लाइन का स्लोप हो जाता है 2 अपॉन t2 और इस लाइन का स्लोप हो जाता है 2 अपॉन t1। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर करिएगा तो 4 अपॉन t1 t2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए, यानी कंडीशन हो जाता है हमारे पास t1 t2 इज इक्वल टू -4। ये हमेशा याद रखिएगा कि t1 और t2 पे अगर हम कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, t1 और t2 को ज्वाइन करता हुआ, और वो अगर वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड करता है पैराबोला में, तो t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -4 होता है। तो हमें क्या चाहिए, लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स अपॉन ऑल सच कॉर्ड्स। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स से, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर आया, मान लेते हैं इसको h कॉमा k है, तो इसका हमें लोकस चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये क्या दिया हुआ है हमें कि t1 इंटू t2 इज इक्वल टू -4 है। देखिए अगर मैं इस कॉर्ड का, लेटर से मैं इस कॉर्ड को PQ बोल देता हूं, तो PQ का अगर हम इक्वेशन लिखें, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये PQ का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसका स्लोप देखें, ठीक है, सबसे पहली बात तो क्या है कि इस PQ पे ये h कॉमा k लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते हैं, है ना, वहीं से आपका कंडीशन आ जाएगा, देख लेते हैं। तो h कॉमा k इस पे लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2h माइनस k टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2, है ना, प्लस 2a, और t1 t2 के बदले में मैं क्या लिख दूं, -4, है ना। तो एक तो कंडीशन आपके पास ये आ गया कि 2h माइनस k टाइम्स t1 प्लस t2 माइनस 8a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी हमारा लोकस बनेगा नहीं क्योंकि t1 t2 को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो दूसरा कंडीशन आप ये देख सकते हैं कि इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा, इस कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाता है, 2 अपॉन t1 प्लस t2, है ना, और इस लाइन का जो स्लोप है, जो मतलब जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये वाला जो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, इसका अगर हम स्लोप देखें m डैश, तो ये तो k अपॉन h लिखा हुआ है, और ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। तो क्लियरली k अपॉन h इंटू यहाँ से 2 अपॉन t1 प्लस t2, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1।
तो यहां से आप देखिएगा तो T1 प्लस T2 की वैल्यू K और H के फॉर्म में मिल जाएगी, तो इसको इधर लेते आते हैं और ये बन जाएगा -2K अपॉन H। अब ये जो T1 प्लस T2 की वैल्यू आई, इसको हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2H माइनस K और यहाँ पे बन जाएगा -2K अपॉन H, है ना, और -8A इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया तो ये आपका H से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2H² प्लस 2K² माइनस 8AH इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो 2 कॉमन करके हटा सकते हैं, तो देयरफॉर आपका फाइनल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फाइनल जो लोकस आएगा वो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस 4AX इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए ऐसा कौन सा इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन ए, यानी ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहां से। अगला सवाल देखते हैं। लेट BC बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला दिस विथ वर्टेक्स ए। ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन अ टैंजेंट ड्रॉन इन पोर्शन BAC इज। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं एक पैराबोला पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला है हमारा, तो ये पैराबोला हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करा कि BC बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, तो ये हमारा BC क्या हो गया, लेटेस्ट रेक्टम हो गया। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं ये कि एक B और C के बीच में, ठीक है, मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ BC ऑन द ट्रांजेंट ड्रॉन इन द पोर्शन BAC वेयर A इज द वर्टेक्स। तो अगर ये B है, ये A है, ये C है, तो इस रीजन में हमने कोई एक टैंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस रीजन में हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ BC। तो प्रोजेक्शन ऑफ BC अगर हम देखें तो यहां से परपेंडिकुलर B से इस पे परपेंडिकुलर डालें, है ना, और C से इस पे परपेंडिकुलर डालें, तो ये जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन होगा, है ना, वो ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, क्या इस डिस्टेंस को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखते हैं तो ये डिस्टेंस और कुछ नहीं, ध्यान से देखिए, तो इसको अगर हम इसमें ज्वाइन कर दें, एक दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट अस से हमारे पास एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पिंक। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस, यही डिस्टेंस तो हमें चाहिए, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज एब्सोल्युटली द डिस्टेंस ऑफ दिस। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर इस टैंजेंट का स्लोप थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये बात समझ में आ रही है, अगर टैंजेंट का स्लोप थीटा है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसमें ट्रिग्नोमेट्री हम लोग प्रॉपरली यूज करने वाले हैं, हम पैराबोला का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से इस सवाल को बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये एंगल थीटा हुआ, ठीक है, तो क्लियरली ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये जो BC लेंथ है, BC वाला जो लेंथ है, वो तो क्या रहने वाला है, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो क्या है, आपका लेटेस्ट रेक्टम है। तो BC जो लेंथ होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ BC इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो 4A
और ए की वैल्यू 1 है, तो BC तो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगर इस ट्रायंगल में देखें तो ये तो क्लियरली 90 डिग्री है ना। तो ये वाला लेंथ हमारा BC cos 90 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम प्रोजेक्शन आया, ठीक है, मिनिमम प्रोजेक्शन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, BC cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये क्या बन गया फाइनली, BC sin थीटा, ठीक है। अब ये हमें देखना है कि इस इंटरवल BAC में ये थीटा कहां से कहां तक जा सकता है ना, यही हमें देखना है। तो आपको ये बात पता होगी कि जब हम लेटस रेक्टम के एंड पे अगर कोई टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लेटस रेक्टम के एंड पे अगर कोई टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका ये जो स्लोप होता है ये कहां तक जाता है, π/4 तक। तो मतलब यहां से π/4 होगा, फिर जैसे जैसे आप इधर आते जाओगे हमारा स्लोप क्या होता जाएगा, यानी एंगल जो होगा वो π/4 से बढ़ता हुआ कहां तक जाएगा, π/2 तक जाएगा। सिमिलरली जब आप इधर टैंजेंट ड्रॉ करोगे, इधर टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये आपका एंगल -π/4 होगा, और जैसे जैसे इधर जाते जाओगे वो -π/4 से -π/2 की तरफ जाता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक बार फिर से देखिए, ये जो अभी एंगल है, इस टैंजेंट का स्लोप, ये अभी आप लेटस रेक्टम के एंड से अगर टैंजेंट ड्रॉ करिएगा तो ये एंगल 45 डिग्री होता है। अब इसके बाद जैसे ही आप टैंजेंट इस तरफ लाइएगा, इस तरफ, तो क्लियरली आप यहां से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। जब आप टैंजेंट कुछ इस तरीके से ड्रॉ करिएगा, फिर इस तरीके से ड्रॉ करिएगा, तो देखिए एंगल 45 से किधर की तरफ जा रहा है, 90 की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जब आप टैंजेंट इस तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल -45 डिग्री है, लेकिन जैसे ही आप टैंजेंट इधर बनाना शुरू करते हैं तो ये एंगल -45 से किधर की तरफ जाना शुरू होता है, -90 की तरफ। यानी ये जो थीटा का रेंज है वो थीटा आपका होगा फ्रॉम -π/2 टू π/4, है ना, यूनियन -π/4 सॉरी, यूनियन π/4 टू π/2, ठीक है, ये होगा। तो इसके करेस्पॉन्डिंग साइन थीटा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्लियरली मिनिमम वैल्यू, और प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर साइन का अगर आप ग्राफ बना भी लेते हो, है ना, साइन का ग्राफ बना लेते हो, और सिंस मिनिमम प्रोजेक्शन की बात की जा रही है तो चलो मॉड भी लगा लेता हूं मैं, तो ये मॉड साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो मॉड साइन थीटा का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना, और इधर भी आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये मॉड साइन थीटा का ग्राफ हो गया। अब यहां से देखिए आपका जो रेंज जा रहा है वो -π/4 से, है ना, -π/4 से -π/2 तक जा रहा है, यानी आप यहां से यहां तक के बीच में है ना, और या फिर π/4 से π/2 तक जा रहा है, यानी आप यहां से यहां तक के बीच में है। दोनों ही केसेस में देखिए मिनिमम वैल्यू आपको तो π/4 पे ही मिलेगी, है ना। तो क्लियरली मिनिमम प्रोजेक्शन विल अकर, तो हम लिख सकते हैं मिनिमम प्रोजेक्शन, ठीक है, विल अकर at theta is equal to π/4, and hence the value will be equal to BC कितना था 4, और sin π/4, sin π/4 1/√2 हो गया, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 2√2। सो 2√2 विल बी आवर आंसर। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा हमने ऐसे पैराबोला का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ नहीं किया,
बस इस बात पे हमने यूज किया कि अगर आप एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे टेंजेंट बनाते हो, है ना, तो उसका स्लोप क्या आएगा, या तो π/4 आएगा, यानी tan थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या फिर -1 आएगी। ठीक है, तो बस इसका ही इतना ही यूज किया है, बाकी मिनिमम प्रोजेक्शन निकालने के लिए हमने इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पैराबोला का यूज नहीं किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला एंड लेट p बी द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फ्रॉम 0,0 to x, y इन द रेशियो 1:3, देन द लोकस ऑफ p इज। ठीक है, एक पैराबोला हमें दिया हुआ है y² = 4x। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना सॉल्व करते समय एक प्रैक्टिस अगर आप हमेशा रखिएगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक बार डायग्राम में जरूर ड्रॉ कर लीजिए। उससे क्या होता है ना, आपके क्वेश्चन की क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इंफॉर्मेशन मिस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि x, y बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है हमारा x, y। ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। P be a point that divides the line segment from 0,0 to x, y, ठीक है, in the ratio 1:3। तो ये 1:3 का रेशियो है ना। तो देन लोकस ऑफ P, तो इस पॉइंट P का लोकस चाहिए, तो मान लेते हैं ये h, k है। ठीक है, तो क्लियरली h का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंस ये 1:3 है तो 1 × x + 3 × 0। ठीक है, तो ये x/4 हो गया। सिमिलरली k की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 × y + 3 × 0, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y/4 हो गया क्या। तो यानी यहां से अगर हम देखें तो x की वैल्यू 4h आ जाएगी एंड y की वैल्यू आपकी, इनफैक्ट हाँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4k आ जाएगी। अब x, y तो इस पैराबोला पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पुट कर देते हैं। तो सिंस वी नो दैट y² = 4x, तो y के बदले में हम 4k डाल देते हैं, तो 4k² = 4, h के बदले, x के बदले में 4h डाल देते हैं। तो क्लियरली यहां से देखिए ये बन जाएगा k² = h। तो देयरफॉर लोकस हो गया आपका y² = x। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाइपरबोला हैविंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा। हाइपरबोला है, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2 sin थीटा है, इज कॉनफोकल विथ एलिप्स दिस, देन इट्स इक्वेशन इज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस एलिप्स का फोकस निकालना पड़ेगा, है ना। तो एलिप्स अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, अगर एलिप्स को अगर हम ध्यान से लिखें तो ये अपना क्या लिखा हुआ है, x² / 4 प्लस y² / 3 = 1। अब हमें क्या दिया हुआ है कि एक हाइपरबोला है, इसके ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ पता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हाइपरबोला का इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x² / a², तो 2a की वैल्यू 2 sin थीटा दी हुई है, तो ये क्या हो गया, sin² थीटा माइनस y² / b² = 1। अब कंडीशन ये है कि दोनों कॉनफोकल हैं, यानी इसका फोकस, एलिप्स का फोकस और हाइपरबोला का फोकस एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसकी एसेंट्रिसिटी हम देखें, ठीक है, इसको E1 बोल देते हैं, तो एसेंट्रिसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, √1 - b² / a², दैट इज 1/2। ठीक है, और इसकी एसेंट्रिसिटी मैं E2 बोलता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, √1 - 1 + b² / a²। ठीक है क्या, ये हो जाएगा। तो इसका जो फोकस हुआ, ठीक है, इसका फोकस ±ae, 0, तो ये हो जाएगा ±a is 2, तो 1, 0 हो गया।
ठीक है, और इसका जो फोकस होगा वो भी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो यहाँ पे अब अगर आप देखिएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है क्या? क्लियरली अगर ये कॉन्फोकल है तो यानी यहां से रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हो जानी चाहिए वो किसके बराबर हो जानी चाहिए? 1 स्क्वायर कर दीजिए तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा होगी। तो क्लियरली बी स्क्वायर निकल गया तो हमारा हाइपरबोला निकल गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है क्या? अब देखिए कंपेयर करके तो क्लियरली हमें ऑप्शन ए दिख रहा है, क्योंकि 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लेट p 6,3 be a point on the hyperbola if the normal at p intersects x axis at 9,0 then eccentricity of the hyperbola is। ठीक है, सबसे पहले तो p इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सबसे पहला कंडीशन तो यही डाल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे पहला कंडीशन तो ये हो गया। ठीक है, अब दिया हुआ है कि इफ नॉर्मल एट पी इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 9,0। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल टू द हाइपरबोला हमारा इक्वेशन हो जाता है ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? और ये x1 और y1 के बदले में हमारी वैल्यूज क्या दी हुई है? 6 और 9। और ये कहां से पास करता है? 9,0। तो सेटिस्फाई कर देते। पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन प्रॉपरली लिख लेते हैं। तो नॉर्मल हमारा हो गया ए स्क्वायर एक्स अपॉन 6 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? यानी हमने यहाँ से जब 9,0 से इसको पास कराया तो ये बन जाएगा 9 ए स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 कैंसिल आउट कर देते हैं और इसको इस तरफ लाओगे तो ये बन गया 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। यानी रिलेशन जो a स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में बना वो क्या बन गया कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। और जैसे ही ये रिलेशन बना इसको हम फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो ए स्क्वायर के बदले में 2b स्क्वायर डाल देते हैं तो ये 36 अपॉन 2b स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 18 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर मिलकर 9 अपॉन बी स्क्वायर ही बन जाएगा। तो 9 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो क्लियरली ए स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 18। वैसे हमें बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे एसेंट्रिसिटी पूछा गया था और एसेंट्रिसिटी हो जाता है हमारा रूट ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 प्लस 1/2, सो दैट विल बिकम √3 अपॉन 2, है ना? तो हमें ये वाली वैल्यू निकालने की ज़रूरत इतनी कुछ खास नहीं थी, हम यहीं से अपना आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, ऑलराइट। अगला सवाल है, इफ द नॉर्मल टू पैराबोला दिस मीट्स द कर्व अगेन एंड इन क्यू एंड इफ पी क्यू एंड द नॉर्मल एट क्यू मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, इसको बारी बारी से डायग्राम में ड्रॉ करके
और फिर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिया हुआ है एक पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट P है, ठीक है, उस पे अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, पॉइंट P पे हमने जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये कर्व को अगेन मीट करता है कहाँ पे, Q पे, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि एंड इफ PQ एंड द नॉर्मल एट Q, तो Q पे भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस Q पे भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल कुछ इस तरीके से है तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें tan अल्फा इंटू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए, एक तो कंडीशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी पॉइंट T1 पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो और वापस से पैराबोला को अगर कट करता है, ठीक है, तो उसका जो पैरामेट्रिक फॉर्म बनता है, ठीक है, T2, वो क्या हो जाता है, -T1 माइनस 2/T1, ठीक है। तो इसका जो Q का पैरामीटर होगा ना, वो हो जाएगा -T1 माइनस 2/T1। दूसरी बात, P पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल एट P पैरामेट्रिक फॉर्म में इसका जो इक्वेशन होता है वो बन जाता है y प्लस टी एक्स, है ना, इज इक्वल टू 280 प्लस 80Q। यानी कहने का मतलब कि इसका जो स्लोप बनता है वो हो जाता है -T। तो एट एनी पैरामेट्रिक पॉइंट T अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, -T हो जाता है, ठीक है, ऑलराइट। तो यानी क्लियरली आप T1 पे जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, टैन अल्फा, और टैन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -T1, ठीक है। टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -T1, और टैन बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ पैरामीटर ऑफ Q। तो माइनस ऑफ पैरामीटर ऑफ Q अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा T1 प्लस 2/T1, है ना। T1 की वैल्यू कितनी थी, टैन अल्फा, यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हो गया टैन अल्फा प्लस 2/टैन अल्फा, है ना। इनफैक्ट -T1 था तो T1 की वैल्यू माइनस टैन अल्फा हो जाएगी, तो यहाँ माइनस कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे भी एक माइनस टर्म आ जाएगा, ठीक है। सो हियर इट विल बी माइनस। इस टैन अल्फा को आप इस तरफ ले आओ तो ये हो गया आपका टैन अल्फा प्लस टैन बीटा इज इक्वल टू -2/टैन अल्फा, और इस टैन अल्फा को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिजल्ट आ गया। तो ये बन गया टैन अल्फा इंटू टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, और वैल्यू कितनी बन जाएगी, -2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है।